नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे चीन दुनिया का सबसे संपत्तिवान देश बना। संपत्ति के मामले में अब तक अमेरिका सबसे आगे था, लेकिन अब चीन ने अमेरिका से ये स्थान छीन लिया है। जी हाँ, संपत्ति के मामले में अब चीन दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है। 20 साल पूर्व में इसकी संपत्ति 7 खरब डॉलर थी, जो अब 120 खरब डॉलर हो गई है। चीन ने अमेरिका को पछाड़कर 2 दशकों के भीतर अपनी संपत्ति में इजाफा कर शीर्ष स्थान हासिल किया है। 2 दशक में 3 गुना बढ़ी वैश्विक संपत्ति। पिछले 2 दशकों में वैश्विक संपत्ति 3 गुना हो गई है, जिसमें चीन सबसे आगे है। चीन ने दुनिया भर में पहला स्थान हासिल करते हुए अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। इस संबंध में जारी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की कुल संपत्ति का लगभग 1/3 हिस्सा चीन के पास है। चीन की आर्थिक वृद्धि में जोरदार बढ़ोतरी विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने से 1 साल पहले वर्ष 2000 में इसकी संपत्ति केवल 7 खरब डॉलर थी, जो अब बढ़कर 120 खरब डॉलर हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार चीन की आर्थिक वृद्धि में लगातार तेजी आई है। 20 साल की अवधि में दुनिया ने जितनी संपत्ति अर्जित की, उसमें करीब 1/3 हिस्सा चीन का ही है। 10 देशों पर केंद्रित रिपोर्ट में खुलासा हुआ, दुनिया की 60% आमदनी के लिए जिम्मेदार 10 देशों की बैलेंस शीट पर नजर रखने वाली मैनेजमेंट कंसल्टेंट मैकिन्से एंड कंपनी की अनुसंधान शाखा की रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है। दरअसल मैनेजमेंट कंसल्टेंट मैकिन्से विश्व आय के 60% से अधिक का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 देशों की राष्ट्रीय बैलेंस शीट की जाँच करता है। इसका मुख्यालय ज्यूरिख में है। रिपोर्ट में बताया गया, दुनिया भर में कुल संपत्ति वर्ष 2000 में 156 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर वर्ष 2020 में 514 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। अमेरिका के नीचे आने का कारण ये रहा, अमेरिका की संपत्ति में भी जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। यूएस की संपत्ति बीते 20 सालों में दोगुनी से ज्यादा बढ़ गई है। साल 2000 में अमेरिकी संपत्ति 90 खरब डॉलर थी। रिपोर्ट का कहना है कि यहाँ प्रॉपर्टी के दामों में बहुत ज्यादा वृद्धि न होने से अमेरिका की संपत्ति चीन के मुकाबले कम रही। एवरग्रैंड क्राइसिस, भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजार गिर गए। इसकी एक अहम वजह थी चीन की दूसरी सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा कर्ज से लदी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रैंड। इस कंपनी पर जल्द ही रेगुलेटरी कार्रवाई की आशंका है। आने वाले दिनों में ये किसी भी समय दिवालिया हो सकती है। ये कंपनी इतनी बड़ी है और इस पर इतना कर्ज लदा हुआ है कि ये दुनिया भर के बाजारों में हड़कंप मचा सकती है। देश के जाने माने बैंकर और कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ उदय कोटक ने कहा है कि एवरग्रैंड चीन की लेहमैन ब्रदर्स साबित हो सकती है। गौरतलब है कि लेहमैन ब्रदर्स अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस कंपनी थी, जो 2008 में दिवालिया हो गई थी। इसका भी संबंध अमेरिका के रियल एस्टेट क्राइसिस से जुड़ा था। इस कंपनी के दिवालिया होने के साथ ही पूरी दुनिया भारी वित्तीय संकट में घिर गई थी। क्या है एवरग्रैंड का संकट? एवरग्रैंड की शुरुआत 1996 में बोतल बंद पानी के कारोबार से शुरू हुई थी। इसके बाद इसने पिग फार्मिंग और रियल एस्टेट कारोबार शुरू किया। पिछले काफी समय से ये कंपनी चीन के रियल एस्टेट कारोबार का पोस्टर बॉय बनी हुई है। काफी वक्त तक ये कंपनी चीन के रियल एस्टेट के बढ़ते दाम पर सवारी करती रही। कंपनी ने तेजी से विस्तार किया और लगभग 250 शहरों में मिडिल क्लास लोगों को अपने घर का सपना बेचना शुरू किया। फॉर्च्यून 500 कंपनी में शामिल इस कंपनी पर 300 अरब डॉलर का कर्ज है और इस सप्ताह इसे अपना कर्ज अदा करना है। अगर एवरग्रैंड अपना कर्ज अदा करने में नाकाम रहती है, तो इससे चीन समेत दुनिया भर के बाजारों में भारी उथल पुथल मच सकती है। या तो चीन सरकार को इसे बेल आउट करना पड़ सकता है, या फिर इसकी संपत्तियों को बेचा जा सकता है। कंपनी का फेल होने का असर सिर्फ चीन के रियल एस्टेट कारोबार पर नहीं पड़ेगा। ये कंपनी ऑटो, ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म, हेल्थ फूड और हेल्थ केयर प्रोजेक्ट में भी मौजूद है। लिहाजा कंपनी फेल होती है, बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार होंगे। ऐसे वक्त में जब चीन की अर्थव्यवस्था कोविड के असर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, तो ये उसके लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। एवरग्रैंड के दिवालिया होने का ग्लोबल इकोनॉमी पर कितना असर? इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक चीन की प्रॉपर्टी बाजार में बूम की शुरुआत 1990 के मध्य में शुरू हुई थी। कहा जा रहा है कि चीन की 3/4 हाउस होल्ड वेल्थ हाउसिंग सेक्टर में लॉक है।
अगर देश के दूसरी बड़ी रियल एस्टेट कंपनी दिवालिया होती है तो इसका चीन की पूरी इकोनॉमी पर घातक असर तो होगा ही, ये दुनिया भर की आर्थिक रफ्तार को कम कर सकता है और इससे ग्लोबल कमोडिटी और फाइनेंशियल को भारी झटका लगेगा। भारत के शेयर बाजारों में इस साल की शुरुआत से मेटल शेयर काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन ये शेयर काफी गिर गए। विश्लेषकों का मानना है कि ये शॉर्ट टर्म करेक्शन है, लेकिन अगर एवरग्रैंड संकट नहीं सुलझा तो इसका स्थायी असर भारतीय बाजारों में दिख सकता है। भारत से काफी लोह चीन को निर्यात होता है। अगर एवरग्रैंड क्राइसिस नहीं सुलझा तो चीन के रियल एस्टेट स्लोडाउन का असर यहाँ पड़ना लाजमी है। हालांकि कुछ विश्लेषकों की राय अलग है। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट वीके विजय कुमार ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन के क्षितिज भार्गव से कहा कि अगर चीन के रियल एस्टेट सेक्टर में रेगुलेटरी कार्रवाई हुई और एवरग्रैंड संकट नहीं सुलझा तो भारत के लिए नया मौका खुल सकता है। पहले भी वहां टेक्नोलॉजी कंपनियों पर रेगुलेटरी सख्ती की वजह से ग्लोबल निवेशक भारतीय बाजार की ओर रुख कर रहे हैं। चीन के रियल एस्टेट सेक्टर का ये संकट और भी निवेशकों को भारत की ओर मोड़ सकता है। एवरग्रैंड ग्रुप के डिफॉल्ट करने की आशंका से भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजारों में बिकवाली का दौर शुरू हो गया है। अमेरिका में डो जोन्स 1.78% गिर गया, वहीं S&P 500 में भी 1.7% की गिरावट आई। चीन का मार्केट आज बंद है, लेकिन पिछले एक सप्ताह से हैंग सेंग 3.5% गिर गया है। जापानी शेयर मार्केट में भी गिरावट है। हांगकांग में लिस्ट एवरग्रैंड इस सप्ताह 16.4% गिर चुका है। साल की शुरुआत से ये शेयर 84.5% गिर चुका है। भारत शेयर बाजार इसके असर से 1% गिर चुके हैं। मंगलवार को भारतीय बाजार बढ़कर बंद हुए, लेकिन शुरुआत में ये भारी दबाव में ट्रेड कर रहे थे। फिलहाल एवरग्रैंड संकट पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। कंपनी दिवालिया हुई तो किन्हें सबसे ज्यादा नुकसान होगा ये भी जान लेते हैं। एवरग्रैंड ग्रुप चीन में 1300 से अधिक संपत्तियों का मालिक है और लगभग 2800 रियल एस्टेट परियोजनाओं का प्रबंधन करता है। कंपनी में करीब 2 लाख कर्मचारी काम करते हैं और ये कंपनी हर साल चीन में करीब 38 लाख रोजगार पैदा करती है। अगर एवरग्रैंड दिवालिया होती है तो इसके प्रोजेक्ट के तहत बन रही बिल्डिंग्स में जिन्होंने पैसा लगाया है उनकी गाड़ी कमाई डूब सकती है। बैंक, सप्लायर्स, होम बायर्स सभी प्रभावित होंगे। इसके अलावा एवरग्रैंड के साथ कारोबार करने वाली कंपनियों को भी बड़ा नुकसान होने का खतरा है। हो सकता है कि कुछ अन्य कंपनियों को भी ये अपने साथ डुबा दे। कुछ विश्लेषकों ने आशंका जताई है कि एवरग्रैंड संकट चीन में लेहमैन ब्रदर्स वाला संकट न साबित हो जाए। भारतीय बैंकर उदय कोटक का तो ऐसा ही मानना है। कोटक का कहना है कि एवरग्रैंड संकट भारत में IL&FS संकट की याद दिलाता है। हालांकि कुछ विश्लेषकों का कहना है कि एवरग्रैंड संकट चीन के लिए एक बड़ी और गंभीर परीक्षा है, लेकिन ये लेहमैन संकट जैसा नहीं है। लेहमैन संकट तब आया था जब अमेरिका की बैंकिंग फर्म लेहमैन ब्रदर्स ने 15 सितंबर 2008 को आधिकारिक तौर पर खुद को दिवालिया घोषित किया था और इसके बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी छा गई। अब 13 साल बाद एवरग्रैंड के जरिए चीन ने वैश्विक मंदी छाने की आहट सुनाई दे रही है। दोस्तों, अब जान लेते हैं क्या कहना है एवरग्रैंड का। एवरग्रैंड का कहना है कि उसने नकदी संकट कम करने का समाधान तलाशने के लिए वित्तीय सलाहकारों को नियुक्त किया है, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा कर सकेगी। एवरग्रैंड पर जो देनदारियां हैं वो चीन के पूरे प्रॉपर्टी मार्केट की देनदारियों का 6.5% है। एवरग्रैंड का शेयर इस साल लगभग 80% टूट चुका है। 20 सितंबर 2021 को ये 11 सालों के लो पर था। भारत की कई कंपनियां भी एवरग्रैंड से जुड़ी हैं, खासकर स्टील, केमिकल्स और मेटल सेक्टर की कंपनियां। इन कंपनियों के प्रोडक्शन का एक बड़ा हिस्सा एवरग्रैंड के जरिए चीन के रियल एस्टेट में खपत होता है। यही वजह है कि एवरग्रैंड के दिवालिया होने की आशंका भर से सेंसेक्स धाराशायी हो गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान के टॉयलेट AC, पेंट मैन्युफैक्चरर कंपनियों के शेयर भी जमीन पर आ गए हैं। इसके अलावा अन्य देशों के शेयर मार्केट भी प्रभावित होते जा रहे हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी।
अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।